हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। बड़े दिनों बाद कैमरे के सामने बैठ के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बट आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ है हाउ टू बाय योर फर्स्ट हाउस इन कनाडा। और आप इसको कह लो टाउन हाउस, अपार्टमेंट, सेमी डिटैच्ड, anything, right? So recently I bought my first apartment in Canada and मैं उस पूरे प्रोसेस के थ्रू गया हूँ. So I will break down all these steps which are very important if you are coming to Canada, or if you are in Canada and you are trying to buy a house, or even if you are planning to save for a down payment. ठीक है, बिकॉज हमें अगर घर लेना होता है, ये एक बहुत बड़ी एंटिटी है, तो हमें एक साल, डेढ़ साल या एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले प्लान आउट करना पड़ता है कि भाई अगर हम इतना बड़ा अमाउंट पुट कर रहे हैं एज अ डाउन पेमेंट, देन यू हैव मॉर्गेज पर मंथ विच इज़ कि भाई 2,500 डिपेंडिंग अपॉन अभी इंटरेस्ट रेट भी कितने बड़े हुए हैं. तो ये सब चीज़ें हमें भी लिख के प्लान आउट करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू आवर इनकम एंड ऑल. तो मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ इस चीज़ की, एंड आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि भाई मैंने किस चीज़ का ध्यान रखा, आप किस चीज़ का ध्यान रख सकते हो, एंड व्हाट आर दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इवन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इन कैनेडा. चलो फिर शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऑल राइट, सो नाउ स्टार्ट करते हैं कि भाई हाउ टू सेव फॉर योर डाउन पेमेंट. अब डाउन पेमेंट है क्या? सो लेट्स से अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो इन कनाडा में, यू हैव टू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डाउन. उसका मतलब क्या होता है? अगर आपकी 5 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको कुछ अमाउंट जैसे 50,000, 40,000, 20,000, डिपेंडिंग अपॉन वेर एवर यू आर गोइंग एंड हाउ यू आर गोइंग, वो आपको देना पड़ता है इनिशियल डिपॉजिट. ठीक है, तो अब वो पैसा जो बिग चंक ऑफ मनी है उसको कैसे जोड़े. ठीक है, बिकॉज बाकी जो मंथली किस्त हैं वो तो चलो किसी तरह मैनेज हो जाती है ना, क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम चल रही है, आप 2 जॉब कर सकते हो, एक आपका पोर्टफोलियो अगर स्टॉक्स का है तो वहाँ से पैसा आ रहा है, तो मंथली वाला पार्ट निकल जाता है. ये होता है मेन बिग चंक को कैसे हम कलेक्ट करें. सो देखो, यहाँ पे भाई हम कनाडा का नाम लेते हैं तो कनाडा इज़ फेमस फॉर इट्स टैक्सेस. ठीक है, कि भाई टैक्स ब्रैकेट बहुत हाई है. जिसकी सैलरी $40-50 पर आवर की है, उसको कट कुटा के 35, 32, या अगर 50 है तो 40 पर आवर पे ही आ जाती है बात. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है यार कि यहाँ पे एक RRSP प्रोग्राम होता है विच इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोग्राम. अगर आप इसमें पैसे डालते हो तो ये आपके नॉन डिडक्टेबल होते हैं, नॉन टैक्स डिडक्टेबल. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि लेट से अगर आपने $5,000 RRSP अकाउंट में डाला, तो आपकी जो इनकम है उसमें से 5,000 कट के ही आपको टैक्सेस लगेंगे. ठीक है, अब आप कहोगे इसका फ़ायदा क्या है. अब RRSP का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको एज अ डाउन पेमेंट के रूप में निकाल रहे हो अकाउंट से, देन यू इवन डोंट हैव टू पे टैक्सेस. अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो अगर इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैंने RRSP में डाले हुए थे पैसे और अगर मैं ऐसे ही निकाल लेता, देन आई हैव टू पे टैक्स ऑन दैट मनी. बट मैंने डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकाले, सो हैव पेड $0 इन टैक्सेस. दूसरा जो अकाउंट है वो है FHSA. वो बड़ा ही बहुत ही बेहतरीन अकाउंट है जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मैंने मिस आउट कर दिया, बट यू गाइस आर लकी कि भाई आपको ऑन टॉप ऑफ 35,000 टोटल लिमिट ऑफ RSP, यू आर गेटिंग 40,000 एक्स्ट्रा लिमिट फॉर अ लाइफ टाइम टू सेव फॉर योर डाउन पेमेंट टैक्स फ्री अगेन. कि भाई आपका अगर FHSA अकाउंट है किसी बैंक में या वेल सिंपल के थ्रू या कहीं भी विद इन कैनेडा, then first of all you're not paying any taxes. Second of all, you can withdraw money tax free for your down payment. तो भाई अब आप टोटल जो है, एक बंदा 35,000 फ्रॉम RSP एंड 40,000 फ्रॉम FHSA सेव कर सकते हो, विच कम्स टू लाइक $75,000. ठीक है, और $75,000 बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप लोग 2 लोग भी घर ले रहे हो तो 75 ये आपकी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट है ना दोनों अकाउंट्स की. अगर ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो इसको आपको थोड़ा सा ऑनलाइन जाके चेक करना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने FHSA अकाउंट खुलवाया, उसमें एकदम से ही 40,000 डाल दिए और 2 महीने बाद आपने घर लेना आपने निकाल लिया. नहीं, इसमें साल की $8,000 की लिमिट है. एक साल में $8,000 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते. बट अगर आप अभी स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे आए हो या नए नए कैनेडा आए हो, तो यू कैन स्टार्ट सेविंग मनी फ्रॉम द डे वन, राइट. कि अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी घर लेते हो तो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो भी टैक्स फ्री सेव्ड हो, प्लस
हर साल तो आप टैक्स बचा ही रहे हो उसको, उस पैसे को वहाँ पे रख के, ठीक है। सो उसका बेनिफिट है, सो यू शुड चेक इट आउट। सबसे पहले बड़ी बात होती है कि आपको अपना बजट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की तरह नहीं है कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है, आपने देख दिया और आपको घर मिल गया। सबसे पहली बात है आपको लोन अप्रूव कराना है। लोन यहाँ पे इज इक्वल टू मॉर्गेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉर्गेज वर्ड यूज होता है, इट्स काइंड ऑफ अ लोन इन कैनेडा, ठीक है। तो देखो इसमें तीन बंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं होम बाइंग प्रोसेस में। फर्स्ट इज रियल्टर, सेकंड इज मॉर्गेज ब्रोकर, थर्ड इज लॉयर। बाकी छोटे मोटे और भी बंदे हैं बीच में जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है, बट ये तीन मेन है। तो स्टार्टिंग विद रियल्टर, रियल्टर का काम क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टीज दिखाना, आपको लेके जाना, काइंड ऑफ शॉप अराउंड कराना प्रॉपर्टीज की, प्लस टू वर्क विद द सेलिंग रियल्टर। एक बार रियल्टर ने आपको घर गुर दिखा लिए, आपको घर पसंद आ गए, देन यू गोना मेक एन ऑफर। सो लेट्स से अगर 5 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, आपको पसंद आ गया, आपकी बजट में है, फिर आप जाके रियल्टर कहते हो कि भाई हम इस पर ऑफर डालना चाहते हैं। फिर वो जो रियल्टर है आपका, वो सेलिंग रियल्टर को ऑफर भेजता है। जो सेलिंग रियल्टर है वो सेलर्स के पास ऑफर लेके जाता है कि भाई हमें एक ऑफर मिला है आपकी प्रॉपर्टी पे, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट दिस, और काउंटर कि आप काउंटर करना चाहते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेलर का रोल आता है इनिशियल स्टेज में। इससे पहले अगर मैं एक बात करूँ, जो मॉर्गेज ब्रोकर है जो सेकंड स्टेज में आने वाला है, उसको मैं कहूँगा पहले एक बार मिल आओ। द रीज़न बीइंग, अगर आपकी एक्स अमाउंट ऑफ इनकम है ईयर की, कनाडा में क्या रूल है कि भाई अगर आपकी फॉर एग्जांपल $50,000 की इनकम है साल की, तो यू कैन गेट अ मैक्सिमम लोन अप्रूव्ड फॉर 4.5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। तो अगर पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, अगर दोनों की इनकम मिला दो, अगर 80,000 है या 1 लाख पकड़ लेते हैं अगर है साल की, तो द मैक्सिमम यू कैन गेट फ्रॉम द बैंक इज $450,000, ठीक है। तो आपको वो चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि वो नंबर्स आपको पता होने चाहिए। कहो आप घर देखने जा रहे हो, आपको घर बहुत कोई पसंद आ गया और वो थोड़ा आउट ऑफ बजट है, आपने लोग पुट कर दिया ऑफर, तो भाई बात बिगड़ भी सकती है। अब लोग कहेंगे यहाँ बी लेंडर्स होते हैं, यहाँ पे प्राइवेट लेंडर्स होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, एंड यू कैन एक्सप्लोर दोस ऑप्शंस एज वेल, बट जो उनके इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कि आप घर ले रहे हो और यही ना हो कि भाई आप मंथली सिर्फ इंटरेस्ट ही पे किए जा रहे हो, है ना, प्रिंसिपल तो पे ही नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मूविंग फॉरवर्ड, एक बार जब रियल्टर का काम हो जाता है, आपने ऑफर मेक कर दिया और सेलर साइड की पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑफर, then you're gonna go to mortgage broker. Mortgage broker will ask you for all the documents from your realtor कि भाई हमें डॉक्यूमेंट भेजो जो आपका ऑफर ऊपर अप्रूव हुआ है, और एज अ बायर्स पेपर वर्क लगते हैं, एंड देन ही विल फाइंड यू द बेस्ट बैंक विद इन कैनेडा विच कैन गिव यू अ लोन। तो वहाँ पे आपकी मदद करेगा मॉर्गेज ब्रोकर। अब मॉर्गेज ब्रोकर और बैंक में फ़र्क इतना ही है कि जो बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट लेट्स से कोई एक बैंक है, बड़े सारे बैंक है यहाँ पे, है ना, आपको पता है। आप एक बैंक के पास जाते हो, आप उनसे मिलते हो, तो वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के अंदर ही आपको बेस्ट लोन देने की कोशिश करेंगे। मॉर्गेज ब्रोकर का यहाँ पे रोल ये होता है कि भाई उसके पास मल्टीपल बैंक्स, मल्टीपल लेंडर्स के एक्सेस होते हैं। तो इट्स लाइक अ जनरल स्टोर काइंड ऑफ थिंग कि आप जाते हो, आप कहते हो कि भाई हमारा लोन अप्रूव हो गया है, सॉरी नॉट लोन, ऑफर अप्रूव हो गया, हमें लोन दिलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, अब हम आप कहीं से भी दिलाओ, ठीक है। वो फिर उसके पास ऑप्शंस होते हैं। अदरवाइज आपको हर बैंक, हर प्राइवेट लेंडर्स के पास जा जाके, या जो भी और लेंडर्स हैं उनके पास जा जाके पता करना पड़ेगा ये चीज़ का, है ना, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो यूज़ मॉर्गेज ब्रोकर, यू शुड नो द पोटेंशियल ऑफ मॉर्गेज ब्रोकर। भाई मॉर्गेज ब्रोकर एक बहुत ही तगड़ा काम यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। अब जो थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन है जो की रोल प्ले कर रहा है आपके होम बाइंग प्रोसेस में, ही इज़ अ लॉयर। अब लॉयर क्या करता है यूजुअली कि जो आपके जितने भी पेपर वर्क हैं, जो ऑफ़र है, जो लोन अप्रूव हुआ है, वो सब पेपर वर्क बेसिकली वो डन कराता है लॉयर, ठीक है, कि क्लोजिंग कराता है आपकी एक डील की कि भाई। और इसमें देखो लॉयर इज़ लॉयर और वो अपना काम कर रहा है, बट आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई क्या मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, क्या कोई पेंडिंग पेमेंट्स तो नहीं है कि जो पुराने ओनर्स ने पे ही ना की हो। तो यू शुड नो और यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दीज।
बिकॉज लॉयर आपका चेक करेगा ये पेपर वर्क, बट अगर आप उसको एक बार अपने से भी बोल दो ना कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी ली है और इसमें $4,000 फॉर एग्जांपल कि भाई पुराने जो ओनर्स हैं उन्होंने पे आउट ही नहीं किया, देन ही गोना डिडक्ट दैट एंड पे टू द रिस्पेक्टिव पार्टी, जो भी जिस पार्टी को भी वो पेमेंट देनी होगी। सो लेट्स से यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक स्ट्राटा प्रॉपर्टीज, एक नॉन स्ट्राटा प्रॉपर्टीज। स्ट्राटा इज बेसिकली दी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, उसको स्ट्राटा कहते हैं कनाडा में, ठीक है। कि अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो अपार्टमेंट ले रहे हो तो वो एक यूनिट ले रहे हो एक बड़ी सी बिल्डिंग में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्ट्राटा होती है वो पूरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस करती है, कल को कुछ ब्रोक हो जाए या नुकसान हो जाए, देन स्ट्राटा गोना फिक्स इट एंड दे आर, वो आपसे एक मंथली कॉस्ट लेते हैं विच यू हैव टू पे। बट उसके ऊपर जो स्ट्राटा बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं उसकी एक स्ट्राटा डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत बड़ा होता है। भाई मेरे केस में वो 300 पन्ने के ऊपर का डॉक्यूमेंट था, तो मेरे को पढ़ते पढ़ते वो 2-3 हफ्ते लग गए थे आराम से, समझते समझते टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि उसमें इतनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको खुद को नहीं पता होती, इतनी बारीक बारीक चीज़ें। एंड उसमें 2-3 कीवर्ड्स होते हैं विच यू हैव टू कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज कंटिजेंसी फंड्स। अब कंटिजेंसी फंड्स क्या होते हैं, वो होते हैं इमरजेंसी फंड्स। लेट्स से कल को कोई बहुत ही बड़ा खर्चा आ गया भाई पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में और उसमें $2 लाख लगने हैं, ठीक है। अब $2 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे तब भी आपके हिस्से में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो जो अपार्टमेंट या रेंटल यूनिट्स, जो मतलब वो यूनिट है पूरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग, उनका एक रिजर्व फंड्स होता है, तो उसमें से वो पे आउट करते हैं स्टार्टा को कि भाई हमारी हेल्प करो फिक्स करने में। प्लस जो आप मंथली कर रहे होते हैं, जो स्टार्टा अपने पास रख रही होती है, उससे वो चीज़ फिक्स हो जाती है, सो दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग यू नो मोर ऑन दैट, ठीक है। एक हो गया कंटिजेंसी फंड। दूसरा है स्पेशल लेवीज। स्पेशल लेवीज क्या होती है कि भाई कल को अगर वो कह रहे हैं कि ये रूफ बड़ी पुरानी हो गई है 20 साल, अब हमने इसको चेंज करनी है, इसका खर्चा आ रहा है $1 लाख। अब यूनिट मानो अगर एक बिल्डिंग में यूनिट 50 हैं तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 आएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लेवीज। एंड स्पेशल लेवीज के जो खर्चे हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू ऑल द यूनिट्स, कि भाई अगर 50 यूनिट है तो 50 ओनर्स को हर एक अमाउंट आएगा, वो यू गाइज हैव टू पे। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा स्टार्टर डॉक्यूमेंट्स पढ़ के कि भाई कोई अपकमिंग खर्चे तो नहीं है, अगर हैं तो कितने हैं, कैन यू गाइज टेक दैट। अगर नहीं दोगे तो फिर उस पर पेनल्टी लगती चली जाती है, ठीक है। हमारे वाले जो पुराने ओनर्स थे उन्होंने एक $777 की कोई स्पेशल लेवी थी, वो पे नहीं की थी, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, नेग्लिजेंस या कुछ भी। बट वो $700 एक साल पहले ड्यू था, वो उन्होंने पे नहीं किया, तो पर मंथ जो सिर्फ इंटरेस्ट लग रहा था वो लग रहा था $100। सो फॉर लाइक एक साल बाद वो जो 777 था वो बन गया $2,000। अब जो हमारी फाइल लॉयर के पास जाएगी, हम तो पे करने वाले, हम तो भाई न्यू ओनर है, हम क्यों पे करेंगे। देन लॉयर विल टेक केयर ऑफ दिस मनी। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर इन माइंड, ठीक है। इसके बाद आ गया, इसके बाद तो यार अगर छोटे मोटे जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स के खर्चे अगर उनको बदलने हैं या एनीथिंग, ठीक है, तो यू गाइस प्लस लॉयर हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। आपको एक लाइन में अगर समझाऊँ तो यू शुड क्लियर ऑल द डेट्स ऑफ दैट यूनिट, ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ऑफ दैट हाउस बिफोर यू मूव इन। एक बार आपका हो गया देन कोई खर्चा आता है, ओके इट्स ऑन मी, बट मैं पुराने खर्चे क्यों पे करूँ। सो यू गाइस हैव टू टेक केयर ऑफ दीज। यहाँ पे आपकी लॉयर हेल्प करेगा। सो अगर आपको इनमें से कोई भी बंदा नोन मिल जाता है या अगर इन टच है या यू नो थोड़ा जान पहचान का है, तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। अब एक बार लॉयर ने सारे डॉक्यूमेंट्स कर दिए, पेपर वर्क डन है, अब आती है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग होती है कि भाई एवरीथिंग इज डन, साइंड, अब की मिलने की बारी है। तो जो की मिलने का डे होता है उसको कहते हैं पोजेशन डे। तो यूजुअली पोजेशन डे या तो क्लोजिंग वाले दिन होता है या उससे 1-2 दिन के बाद होता है। तो जो हमारी क्लोजिंग थी वो 2 दिन के बाद थी। उसमें हमें क्या हुआ, हमें चाबी मिली एंड देन वी आर द न्यू ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी या यूनिट कह लो इन दैट बिल्डिंग। अब हमारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है एज अ न्यू ओनर इन कैनेडा। भाई जैसे इंडिया में मोटर लगी होती है, पानी, बिजली का बिल एंड मान लो इंटरनेट का बिल, बड़े सारे बिल होते हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो कूड़ा वूड़ा होता है, वो कैसे जाना है, तो हमें अब ये सब पता करना था। इसमें हमारी कौन हेल्प करेगा, प्रॉपर्टी मैनेजर।
सो जो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसका रोल यहाँ पे ये आता है कि आप उसको रीच आउट करोगे कि भाई वी आर द न्यू ओनर्स, वी बॉट दिस यूनिट एंड वी वांट टू नो अबाउट गार्बेज कलेक्शन, कह लो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट वगैरह। अब इंटरनेट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ये होता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑन योर ओन। सो एज अ न्यू ओनर्स यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में BC हाइड्रो करके कंपनी है, आई हैव टू कॉल देम एंड से भाई हमारा न्यू ओनर है, इस बिल्डिंग में हमने यूनिट लिया है तो प्लीज़ हमारा मीटर लगा जाओ एंड वी विल पे यू गाइज मंथली। यूजुअली वो 2 months का होता है, तो वो आपको सेट करना पड़ता है। प्लस इंटरनेट तो भैया आपका ही होगा ऑफ कोर्स, है ना, कोई भी आप कंपनी से सेट करवा सकते हो। तीसरी आती है गार्बेज कलेक्शन, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कब कब होता है, किस किस दिन ऑर्गेनिक वाले आते हैं, किस दिन गार्बेज वाले आते हैं, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको प्रॉपर्टी मैनेजर बता देगा। प्लस अगर आप पार्किंग ले रहे हो तो भाई कितनी पार्किंग इंक्लूडेड है, क्योंकि कभी कभी एक ही होती है और आपके घर 2 कारें हैं। प्लस अगर आपने कल कोई यूनिट की क्लीनिंग करनी है तो यू शुड टेल देम कि भाई हमने यूनिट की क्लीनिंग करनी है, हमें इस दिन चाहिए होगा ये चीज़, तो आर यू ओके, क्योंकि हमें एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है बहुत चीज़ों की। सो एवरीथिंग विल बी टोल्ड बाय द प्रॉपर्टी मैनेजर। एक बार जब ये सब हो गया देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ओन योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये थोड़ा जो मैंने इन डिटेल बताया ये मैंने अपार्टमेंट्स या कॉन्डोज का बताया। अगर टाउन हाउस होंगे तो ये उसमें भी यही होता है। टाउन हाउस में फ़र्क क्या होता है कि टाउन हाउस सीरीज़ ऑफ काइंड ऑफ कह लो होम्स होते हैं। जैसे अपने इंडिया में कॉलोनीज़ नहीं होती कि उसमें कॉलोनीज़ में 1 2 3 4 ऐसे लाइन में घर होते हैं, वो टाउन हाउस हो गया। अपार्टमेंट भाई एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसमें 50 यूनिट्स हैं, वो अपार्टमेंट्स, उसको कॉन्डोज कहते हैं। प्लस इसके अलावा 2 और होते हैं, एक सेमी डिटैच्ड होम होता है, एक डिटैच्ड होम होता है, ठीक है। नो, सेमी डिटैच्ड एंड सिंगल फैमिली होम। सो सेमी डिटैच में ये होता है कि भाई 2 घर आपस में जुड़े होते हैं, उसके बाद जगह होती है, फिर 2 घर आपस में जुड़े होते हैं, जगह होती है, 2 घर। सिंगल फैमिली होम्स ये होते हैं कि भाई आप अपने में ही एक पूरा आपका घर है, फिर जगह है, फिर उसके बाद एक पूरा घर है, फिर जगह है, फिर उसके बाद एक पूरा घर है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ हाउसेज इन कैनेडा, ठीक। एंड प्लस इस सीरीज़ में जो एपिसोड 2 या पार्ट 2 कह लो, वो अभी इसमें बहुत सारे एपिसोड आने हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्टकट में, उसमें आपको हम रियल्टर से भी मिलवाएंगे, मॉर्गेज ब्रोकर से भी मिलवाएंगे, लॉयर से भी मिलवाएंगे, ठीक है। खूब सारी बातचीत करेंगे, अपार्टमेंट भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। आप इस सीरीज़ में बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर आपने किया नहीं है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। बाकी मैं एक और बात कहूँगा कि भाई जो गाड़ियाँ ले लेते हैं या कोई महंगी महंगी चीज़ ऑन डेट ले लेते हैं, है ना, अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम है तब होगा क्या कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था 4.5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम का जो लोन मिलेगा वो घट जाता है। उसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो अगर मेरे पास कार का लोन होता, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास $20,000 का लोन होता, तो वो क्या होता है कि $20,000 को अगर वो मंथली खर्चे में बना दो तो $500 का अगर मंथली खर्चा बना मेरी कार का, तो वो कहते हैं तुम्हारी मंथली इनकम मानो फॉर एग्जांपल $4,000 है और $500 तो तुम्हारा कार का खर्चा है, तो तुम्हारे पास तुम्हारी इनकम तो बची 3,500। तो द कैलकुलेशन ऑफ योर मॉर्गेज और लोन विल बी डन ऑन 3,500 ओनली, नॉट ऑन द 4,000 इनकम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसमें लोग सोचते हैं भाई कितना को फर्क आ जाएगा, $500 ही है, बट अगर मैं ऑन अ लार्ज स्केल बताऊँ तो भाई जिनके पास कारें होती हैं उनको $100,000 लेस मिलता है ऑन अ मॉर्गेज साइड। और ये सुनने में पता नहीं कैसा लग रहा होगा बट इट्स अ ह्यूज अमाउंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, बिकॉज भाई $1,00,000 सेव करना भूल जाओ, क्योंकि टैक्सेस ही बहुत ज़्यादा हैं। अनलेस अनटिल आपकी है तो सैलरीज अगर 2 लोग खरीद रहे हो तो 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख सैलरी हो ना, वो अलग बात है। तो बस ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, एंड विल ट्राई टू शेयर ऑल दी अप्स एंड डाउन्स। कोई भी खर्चे आते हैं या कोई कैसे भी जर्नी रहती है, अगर जो मेरे को लगेगा यार कि एक्सपीरियंस है शेयर करने वाला कि मेरे से गलती हो गई किसी और से ना हो जाए, या अरे वाह क्या एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही अच्छा, ये तो शेयर करना बनता है अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी जैसे कहा आपको ज़्यादा टाइम दिए बिना करते हैं इस वीडियो को एंड कर देना लाइक, अगर लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे अपडेट्स एंड स्टोरीज चलती रहती हैं। टिल देन हैव अ गुड वन, सी यू, बाय बाय।